कराची की गलियों में एक नाम था, अब्दुल रहमान बलोच, लेकिन लोग उसे अलग अलग नामों से जानते थे। किसी के लिए वो सरदार था तो किसी के लिए डकैत, और कुछ लोग तो उसे मसीहा भी मानते थे। तो आज हम इसी उलझी हुई, इसी पेचीदा कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर ये शख्स था कौन। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना कि आखिर वो था क्या? एक बेरहम राक्षस, एक बहुत ही शातिर किंगपिन, या फिर लोगों का मसीहा? देखिए, यही जो पहेली है ना, यही रहमान डकैत को कराची के उस बदनाम इलाके लियारी की सबसे कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटीज में से एक बनाती है। अच्छा, अब रहमान की कहानी को अगर ठीक से समझना है तो उसके बचपन में जाना पड़ेगा, उसकी शुरुआत में, क्योंकि वो एक ऐसी दुनिया में पैदा हुआ था जहां जुर्म विरासत में मिलता था। साल था 1975, जगह थी कराची का लियारी इलाका। यहां पैदा हुए रहमान के लिए क्राइम कोई चॉइस नहीं थी, ये तो उसकी इनहेरिटेंस थी, उसकी विरासत। ऐसा लगता है जैसे उसकी किस्मत उसके पैदा होने से पहले ही लिखी जा चुकी थी। इस टेबल को देखिए, इससे साफ पता चलता है कि ड्रग्स की तस्करी उसके लिए कोई नया काम नहीं था। ये तो एक तरह से फैमिली बिजनेस था। उसके वालिद दाद मोहम्मद और चाचा शेरू 1960 से ही इस धंधे में थे। मतलब जुर्म उसके खून में दौड़ रहा था। सिर्फ 13 साल, सोचिए, सिर्फ 13 साल की उम्र, जब पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक रहमान ने पहली बार हिंसा का इस्तेमाल किया। एक मामूली सी स्कूल की लड़ाई हुई और उसने एक लड़के को चाकू मार दिया। लेकिन यह सिर्फ एक झगड़ा या हमला नहीं था। नहीं, इस एक वाकये ने गलियों में उसका खौफ कायम कर दिया। और सच कहूं तो यहीं से, इसी एक घटना से क्राइम की दुनिया में उसके सरदार बनने का सफर असल में शुरू हुआ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे एक मौके ने, एक पावर वैक्यूम ने रहमान को एक छोटे मोटे गुंडे से लियारी का बेताज बादशाह बना दिया। वो सही समय पर सही चाल चलना जानता था। रहमान का जो राइज था ना, वो काफी स्ट्रेटेजिक था। देखिए, 1990s में वो हाजी लालू के लिए एक एनफोर्सर का काम करता था। फिर आया साल 2001, हाजी लालू अरेस्ट हो गया और अचानक एक पावर वैक्यूम बन गया। और रहमान, उसने इस मौके को लपकने में एक पल की भी देरी नहीं की, फौरन पूरे ऑपरेशन पर कब्जा कर लिया। तो उसकी स्ट्रैटेजी क्या थी? बहुत सिंपल लेकिन उतनी ही इफेक्टिव। स्टेप 1, उसने जो पुराने वफादार थे हाजी लालू के लोग, उन सबको साइडलाइन कर दिया। स्टेप 2, उसने नए, जवान और हंग्री लड़कों को रिक्रूट किया जो उसके प्रति लॉयल थे। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप 3, उसने अपनी इस नई फौज को AK-47 जैसे खतरनाक हथियारों से लैस कर दिया। एक ऐसी फौज जो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए काम करती थी। चलिए अब उस सफर को देखते हैं जिसमें वो डकैत से सरदार बना। ये वो सफर है जिसमें उसने छोटे मोटे अपराधों को एक पूरे ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल एम्पायर में तब्दील कर दिया। ये जो नाम है ना डकैत, ये सिर्फ एक निकनेम नहीं था, ये एक टाइटल था, एक खिताब जो उसने अपने शुरुआती दिनों में हाईवे रॉबरीज और डकैती करके कमाया था। और चाहे बाद में वो कितना ही बड़ा किंगपिन क्यों ना बन गया हो, ये नाम उसके साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। उसका एम्पायर बहुत तेजी से बढ़ा। शुरुआत हुई हाईवे रॉबरीज से, फिर डकैती, उसके बाद उसने एक्सटॉर्शन यानी भट्टा वसूली शुरू की, और आखिर में उसने ड्रग ट्रैफिकिंग का एक बहुत बड़ा, एक विशाल नेटवर्क खड़ा कर लिया। और अब आते हैं उसके सबसे बड़े दांव पर, उसकी मास्टर स्ट्रोक पर। वो ये था कि कैसे उसने जुर्म से कमाए हुए पैसों का इस्तेमाल उन्हीं लोगों का दिल जीतने के लिए किया जिन पर उसके क्राइम्स का असर पड़ता था। यही थी उसकी रॉबिनहुड वाली इमेज। ये स्ट्रैटेजी ऐसी थी जैसे मशहूर ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार की थी। रहमान ने लियारी की कम्युनिटी में पैसा बहाना शुरू कर दिया। स्कूल, शादियां, इलाज, इससे लोगों के बीच उसकी एक बिल्कुल अलग, एक हमदर्द वाली पहचान बनने लगी। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यही डुअलिटी है। रहमान के दो चेहरे थे। एक तरफ था डकैत जो भटा लेता था, ड्रग्स बेचता था, हाईवे पर लोगों को लूटता था, और दूसरी तरफ था रॉबिनहुड जो बच्चों की स्कूल फीस दे रहा था, बीमारों का इलाज करवा रहा था और गरीबों की बेटियों की शादियां करवा रहा था। एक ही शख्स, दो बिल्कुल अलग रूप। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये कि लियारी के लोग ही उसकी ढाल बन गए, उसका सुरक्षा कवच। जब भी पुलिस उसे पकड़ने आती, पूरी कम्युनिटी उसे बचाने के लिए सामने आ जाती। वो अपने ही इलाके में लोगों के बीच एक तरह से अनटचेबल हो गया था। और यहीं आकर हम एक बहुत बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। अपने ही लोगों को, अपनी कम्युनिटी को अपना किला बनाकर रहमान डकैत ने उन्हें अपनी जंग में फंसा लिया था, या उसने उन लोगों को उस सिस्टम के खिलाफ एक ताकत दी जिस सिस्टम ने उन्हें हमेशा फेल किया था? इस सवाल का जवाब शायद इतना आसान नहीं है। लायारी का अंडरवर्ल्ड, यहाँ एक नाम ऐसा था जो डर का ही दूसरा नाम बन गया, रहमान डकैत।
और देखिए उसकी जो क्रूरता थी ना, वो सिर्फ मारकाट नहीं थी, नहीं, वो एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। आज हम उसी स्ट्रैटेजी की कहानी जानेंगे, जिसकी शुरुआत एक ऐसे काम से हुई जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ये लाइन तो सुनी ही होगी, जो अपनी माँ का सगा नहीं वो किसी का नहीं हो सकता। लेकिन रहमान डकैत के लिए ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी, ये उसका उसूल था, उसका सिद्धांत। और अपने इस सिद्धांत को साबित करने के लिए उसने कुछ ऐसा कर दिया जिसने उसे लयारी के खौफनाक किस्सों में हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो रहमान डकैत की दुनिया में ना हिंसा का एक ही मकसद होता था, मिसाल बनाना। मतलब ये सिर्फ कोई क्राइम नहीं था, ये पावर का एक क्रूर प्रदर्शन था, एक ऐसी वार्निंग जो हर किसी के दिमाग में डर बैठाने के लिए ही दी जाती थी। तो सवाल ये है कि वो कौन सा काम था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। बात है 1990 के दशक के बीच की। रहमान ने एक ऐसी लाइन क्रॉस की जिसने उसकी बेरहमी की, कह सकते हैं, बुनियाद रख दी, हमेशा के लिए। उसकी जो पहली और सबसे खौफनाक मिसाल थी, उसका शिकार कोई दुश्मन गैंग का मेंबर या कोई पुलिस का मुखबिर नहीं था, नहीं, वो थी उसकी अपनी माँ खदीजा बीबी। ये बात मतलब समझ से ही बाहर है। कोई अपनी ही माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, क्यों करेगा? इस सवाल का जवाब सीधा सीधा तो नहीं है, वो छिपा है लियारी की गलियों में फैली अफवाहों और अटकलों में। तो दो तरह की बातें चलती हैं। पहली ये कि उसे शक था कि उसकी माँ का किसी दुश्मन गैंगस्टर के साथ कोई रिश्ता है, और दूसरी वजह प्रॉपर्टी का झगड़ा बताया जाता है। अब देखिए, वजह चाहे जो भी रही हो, उसके पीछे की जो सोच थी वो बेहद ठंडी और बेरहम थी। तो कुल मिलाकर मकसद बिल्कुल साफ था, एक मैसेज भेजना था। मैसेज ये कि रहमान की दुनिया में कोई भी लिमिट नहीं है, कोई सेफ नहीं है, और लॉयल्टी यानी वफादारी सबसे ऊपर है। और इस मैसेज को और पक्का करने के लिए उसने सारे सबूत भी मिटा दिए। इससे उसकी एक ऐसी इमेज बन गई कि ये आदमी किसी नियम, किसी रिश्ते, किसी बंधन में नहीं है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक कत्ल पर खत्म नहीं होती। अरे नहीं, ये तो बस एक चिंगारी थी जिसने पूरे के पूरे लयारी को एक भयानक जंग की आग में धकेल दिया। इस लयारी गैंग वॉर के सेंटर में दो लोग थे। एक तरफ रहमान डकैत, जिसने खौफ के दम पर अपना राज कायम किया हुआ था, और उसे चैलेंज करने वाला था अरशद पप्पू। पप्पू का मानना था कि गैंग का असली वारिस वो है, और उसने रहमान के पावर को सीधी चुनौती दी। और ये जो लड़ाई 2003 में लीडरशिप को लेके छोटे मोटे झगड़े से शुरू हुई थी ना, वो 2005 आते आते एक खुली जंग बन गई। लियारी की गलियों में सचमुच खून बह रहा था, और 2008 तक इस जंग ने तबाही का एक ऐसा चैप्टर लिख दिया था जिसे लियारी आज भी नहीं भूल पाया है। आंकड़ों की बात करें तो 2003 से 2008 के बीच इस गैंग वॉर में अंदाजा है कि 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। 2000, ये नंबर वाकई दिमाग सुनकर देने वाला है। और ये सिर्फ मौत का आंकड़ा नहीं था, बल्कि जिस बेरहमी से ये मौतें दी जा रही थी वो और भी ज्यादा डरावना था। दोनों ही गैंग्स दुश्मन के लोगों को किडनैप करते, बुरी तरह टॉर्चर करते, और दहशत फैलाने के लिए उनके सिर तक काट देते थे। सोचिए, ऐसी भी खबरें आई कि कटे हुए सिरों से फुटबॉल खेला गया। इसने इलाके में हिंसा का एक बिल्कुल नया और खौफनाक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। तो चलिए अब सड़कों पर चल रही इस खुली जंग से थोड़ा अंदर चलते हैं, उन बंद दरवाजों के पीछे जहां एक अलग ही तरह की ठंडी और प्लानिंग के साथ की जा रही क्रूरता चल रही थी। रहमान ने लियारी की भूल भुलैया जैसी तंग गलियों में अपने सीक्रेट टॉर्चर सेल बनाए हुए थे। ये ऐसी खुफिया जगहें थीं जहां दुश्मन या मुखबिरों को एक बार ले जाया जाता तो वो फिर कभी बाहर नहीं आते थे, कभी नहीं। अब सवाल ये है कि उन सेलों के अंदर होता क्या था। इसका कुछ अंदाजा तब लगा जब पुलिस ने रेड मारी। उन्हें वहां से ड्रिल मशीनें, जंजीरें, यहाँ तक कि एसिड मिला। ये इस बात का पक्का सबूत था कि उन दीवारों के पीछे ऐसी बेरहमी होती थी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो सवाल ये उठता है कि रहमान डकैत की इस बेरहमी का आखिर अंजाम क्या हुआ, उसकी लेगेसी, उसकी विरासत क्या रही। सच तो ये है कि उसकी विरासत आज भी लियारी की गलियों में जिंदा है, महसूस की जाती है। देखिए, रहमान डकैत के जो तरीके थे ना, वो सिर्फ कुछ रैंडम घटनाएं नहीं थीं। उसने क्रूरता का, बेरहमी का एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया था। एक ऐसा खाका जिसने आने वाले कई सालों तक उस पूरे रीजन की गैंग वॉर को बदल कर रख दिया। ये कह सकते हैं कि अपना दबदबा बनाने की एक नई और भयानक रूल बुक थी। और ये सब कुछ हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब हिंसा सिर्फ हिंसा नहीं रहती बल्कि एक मैसेज बन जाती है, तो सोचने वाली बात यह है कि वो मैसेज आखिर सुना किसको जा रहा होता है।
कराची का एक बदनाम गैंगस्टर रहमान डकैत, आखिर वो इतना ताकतवर बना कैसे? देखिए, ये कहानी ना सिर्फ एक अपराधी की नहीं है, ये कहानी है उन ताकतों की जिन्होंने उसे बनाया, उसे इस्तेमाल किया और शायद खत्म भी कर दिया। तो चलिए आज इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं। बस ये एक लाइन, असल में यही पूरी कहानी है। ये किसी एक गैंगस्टर की कहानी है ही नहीं, ये तो सियासत और ताकत के उस खेल की कहानी है जो हमेशा पर्दे के पीछे खेला जाता है। तो सवाल ये है कि इसकी पहली परत क्या थी? तो देखिए, रहमान डकैत के पीछे जो सबसे पहली और सबसे साफ दिखने वाली ताकत थी ना, वो थी पॉलिटिक्स। एक ऐसा गठबंधन, एक ऐसी डील जिसमें दोनों का फायदा था। ये कहानी शुरू होती है लयारी से। लयारी कराची का वो इलाका जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी के लिए हमेशा से एक वोट बैंक रहा है, मतलब चुनावी जीत की गारंटी। अब जाहिर है इस गढ़ पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए पार्टी को जमीन पर एक ऐसा आदमी चाहिए था जो उनका दबदबा कायम रखे, और वो आदमी था रहमान डकैत। और सौदा देखिए कितना सीधा साधा था। पीपीपी को क्या चाहिए था? चुनाव जीतने के लिए लियारी से वोट और सड़कों पर अपनी ताकत, और बदले में रहमान डकैत को क्या मिला? पुलिस से प्रोटेक्शन और पूरी राजनीतिक छूट। मतलब एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो वाला सीधा सा हिसाब का। अब इस रिश्ते को एक नाम भी तो देना था ना, तो नाम दिया गया पीपल्स अमन कमेटी। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, जैसे कोई सोशल वेलफेयर ग्रुप हो, पर हकीकत बिल्कुल अलग थी। असल में ये रहमान के अंडर पीपीपी की एक मिलिटेंट विंग थी जो सड़कों पर उनके पॉलिटिकल दुश्मनों से निपटती थी। और सुनिए, ये कोई अफवाह या अटकलें नहीं है। सिंध के उस वक्त के होम मिनिस्टर जुल्फिकार मिर्जा ने खुद ये बात मानी थी। अब इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि स्टेट खुद एक गैंगस्टर को अपने पॉलिटिकल मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा था, और ये सब खुल्लम खुल्ला चल रहा था। लेकिन क्या कहानी बस यहीं तक थी? क्या उसके पीछे सिर्फ पॉलिटिक्स की ही ताकत थी? यहीं से ये मामला और भी गहरा और कह सकते हैं खतरनाक हो जाता है, क्योंकि पॉलिटिकल सपोर्ट तो सिर्फ आइसबर्ग का टिप था, असली खिलाड़ी तो कोई और ही थी। तो अब आते हैं कहानी की दूसरी परत पर, और ये परत कई ज्यादा खुफिया और उलझी हुई है। यहाँ बात होती है पाकिस्तान की सबसे पावरफुल खुफिया एजेंसी ISI के साथ रहमान डकैत के कथित कनेक्शन की। और देखिए, BBC और डॉन जैसी बड़ी संस्थाओं की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक रहमान सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का गुंडा नहीं था, उसे कथित तौर पर स्टेट बड़े कामों के लिए इस्तेमाल करता था, जैसे कराची में जब चाहे पॉलिटिकल माहौल खराब करना, बलूचिस्तान में हथियार सप्लाई करने के लिए एक मिडलमैन का काम करना, या फिर पॉलिटिकल दुश्मनों को रास्ते से हटाना। मतलब वो सारे डर्टी वर्क जो कोई भी सरकारी एजेंसी अपने नाम से तो कभी नहीं कर सकती। तो सवाल यह है कि फिर इतना पावरफुल आदमी खत्म कैसे हो गया? यहीं से कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है। ये उस एसेट या कह लीजिए संपत्ति की कहानी है जो एक दिन अपने बनाने वालों के लिए ही सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। और इसका एक सेट पैटर्न होता है। देखिए, 3 स्टेप्स की एक सीधी सी कहानी है। स्टेप 1, आप एक काम के मोहरे हैं, आपको डर्टी वर्क करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टेप 2, धीरे धीरे आप इतने ताकतवर हो जाते हैं कि खुद को डॉन समझने लगते हैं, अपनी अलग दुनिया बनाने लगते हैं। और फिर आता है स्टेप 3, आप अपने बनाने वालों के कंट्रोल से ही बाहर हो जाते हैं, एक बोझ बन जाते हैं, और फिर उस बोझ को हटाना जरूरी हो जाता है। रहमान डकैत की कहानी भी बिल्कुल इसी रास्ते पर चली। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, जब सत्ता के इस खेल में कोई मोहरा खुद को खिलाड़ी समझने लगे तो उसका अंजाम क्या होता है? और शायद इसका जवाब हमेशा एक ही होता है। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे शख्स की जो खुद को अनटचेबल समझता था, जिससे लगता था कि उससे कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन जब उसका अंत हुआ तो वो इतना हिंसक और इतना विवादित था कि उसने जवाबों से ज्यादा सवाल खड़े कर दिए। तो सवाल यही उठता है, रहमान डकैत की मौत की जो कहानी पुलिस ने बताई, क्या वो पूरी कहानी थी, या फिर ये एक एनकाउंटर नहीं बल्कि एक सोचा समझा कत्ल था? आइए इसी रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले पुलिस की कहानी सुन लेते हैं कि आखिर उस दिन ऑफिशियल वर्जन के मुताबिक हुआ क्या था, जिस दिन इस कुख्यात गैंगस्टर को मार गिराया गया। तो बात है 9 अगस्त 2009 की। कराची के एक बहुत ही नामी और कह सकते हैं दबंग पुलिस ऑफिसर थे SSP चौधरी असलम खान। वो अपनी टीम के साथ एक ऑपरेशन पर थे। स्टील टाउन के पास एक लिंक रोड पर उनका सामना रहमान डकैत के गिरोह से हुआ। पुलिस का दावा है कि पहली गोली रहमान के लोगों ने चलाई और बस फिर जो जवाबी कार्रवाई हुई उसमें रहमान और उसके 3 साथी वहीं ढेर हो गए। कहानी बिल्कुल सीधी और साफ लग रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी यही बताया कि मौत कई गोलियां लगने से हुई थी।
तो कागजों पर तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, एक गैंगस्टर का खात्मा। लेकिन जैसे ही ये खबर रहमान के गढ़ यानी लारी की गलियों में पहुंची, वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। वहां सदमे और गुस्से की लहर दौड़ गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से तो असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि इसके फौरन बाद एक बिल्कुल ही अलग और बहुत ज्यादा सनसनीखेज वर्जन सामने आने लगा। और ये इल्जाम सीधा सीधा रहमान के परिवार और उसके वकील की तरफ से आया। उनका कहना था ये एनकाउंटर नहीं, कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, एक सोचा समझा कत्ल। इस एक इल्जाम ने पुलिस की पूरी कहानी पर ही सवालिया निशान लगा दिया। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ पुलिस का वर्जन कि पीछा करने के दौरान गोलीबारी हुई, और दूसरी तरफ परिवार का दावा कि रहमान को तो कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था और फिर ऊपर से ऑर्डर आने पर एक झूठे एनकाउंटर में उसे मार दिया गया था। ये दोनों कहानियां एक दूसरे से जरा भी मेल नहीं खाती थी। और ये सिर्फ दो कहानियों की लड़ाई नहीं थी, ये इशारा था एक बहुत बड़े और बहुत ही खतरनाक खेल की तरफ, जो पर्दे के पीछे खेला जा रहा था। मतलब ये कि ये मामला सिर्फ लारी की गलियों में एक गैंगस्टर के मरने का नहीं था। इसके तार बहुत ऊपर तक बहुत ताकतवर लोगों के हितों से जुड़े हुए थे। और फिर इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ साफ कर दिया, जब एक बड़े नेता जुल्फिकार मिर्जा ने खुद कैमरे पर यह मान लिया कि रहमान को मारना कोई आम पुलिस एक्शन नहीं था, बल्कि ये एक स्टेट डिसीजन था, यानी सरकार का फैसला। जरा सोचिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ था, बहुत ही चौंकाने वाला, कि रहमान को इसलिए नहीं मारा गया कि वो एक अपराधी था, बल्कि इसलिए मारा गया क्योंकि वो कुछ ऐसे राज जान गया था जिन्हें हमेशा के लिए दफन करना जरूरी था, उसे चुप कराना था। तो रहमान को तो रास्ते से हटा दिया गया, लेकिन क्या इससे अमन आया? चलिए देखते हैं कि इस फैसले का अंजाम कितना भयानक हुआ। जिन लोगों को लगता था कि रहमान के मरने से लारी में सब ठीक हो जाएगा, वो बहुत बड़ी गलतफहमी में थे। हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। उसकी मौत से जो पावर वैक्यूम बना, उससे भरने के लिए और भी खतरनाक लोग सामने आ गए। नतीजा, लारी में हिंसा पहले से भी ज्यादा बढ़ गई और रहमान की जगह ली उसके अपने चचेरे भाई उज़ैर बलोच ने। अब देखिए, रहमान कम से कम एक रॉबिन हुड वाली इमेज बनाने की कोशिश तो करता था, लेकिन उज़ैर बलोच वो सरासर वहशी था। उसने किसी भी तरह के दिखावे को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ दहशत का राज कायम किया। उज़ैर के दौर में लारी में हिंसा एक नए लेवल पर पहुंच गई, और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उसने बाद में खुद कबूल किया कि वो आर्मी और इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए काम करता था। उसने ये भी माना कि उसने खुद अपने हाथों से सैकड़ों लोगों का कत्ल किया है। इससे हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए। तो ये जो पूरा खूनी खेल हमने देखा, अपराध, सियासत और मौत का, इससे आखिर क्या सबक मिलता है? यहीं पर सामने आता है क्राइम पॉलिटिक्स नेक्सस। ये एक ऐसा जहरीला गठजोड़ है जहां सियासतदान और एजेंसियां गैंगस्टर्स को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब तक जरूरत है उन्हें पाला पोसा जाता है, और जब वो बोझ बन जाते हैं तो उन्हें मसल कर फेंक दिया जाता है। रहमान की कहानी इसका एक क्लासिक उदाहरण है। आज देखें, इस कहानी के बड़े बड़े किरदार सब खत्म हो गए। रहमान 2009 में मारा गया। उसका इनकाउंटर करने वाले एसएसपी चौधरी असलम 2014 में एक धमाके में मारे गए। लेकिन लारी वो आज भी वहीं खड़ा है, अपराध और ड्रग्स के उसी अंधेरे में। ये बताता है कि सिर्फ मोहरे बदलने से खेल नहीं बदलता। और यही हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल पर छोड़ जाता है कि जब इस शतरंज के मोहरे एक एक करके मर जाते हैं, तो फिर ये खेल खत्म क्यों नहीं होता? ये सवाल उस सिस्टम पर है जो ऐसे किरदारों को बनाता है और उनके मरने के बाद भी जिंदा रहता है।